बच्चों, जैसे आज भारत हमारा देश है, वैसे बहुत पहले भारत हमारा देश नहीं हुआ करता था। भारत एक एरिया हुआ करता था, लेकिन एक देश नहीं हुआ करता था। ठीक है। भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, जिनका अपना छोटा छोटा राज्य था। आप ऐसे कहिए कि भारत के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे देश थे। ठीक है। भारत एक देश नहीं था। उसी तरीके से जर्मनी भी था। जर्मनी में छोटे छोटे बहुत सारे देश हुआ करते थे, जिन्हें कि जर्मन स्टेट्स बोला जाता था। ठीक है। जैसे इंडिया में छोटे छोटे जो राजा लोग हुआ करते थे, तो इन्हें इंडियन स्टेट्स बोला जाएगा कि ये इंडियन स्टेट्स थे। इंडिया के अंदर छोटी छोटी कंट्रीज़ थी। ठीक है। तो जर्मनी का भी यही हाल था। जर्मनी में छोटे छोटे स्टेट्स थे, छोटे छोटे लोग राजा थे, छोटा छोटा अपना एरिया था उनका, और वो लोग वहाँ पे रूल किया करते थे। ठीक है। तो लेकिन वो जो जर्मन एरिया था, वो एरिया था, जर्मन एक एरिया था। वो जर्मनी कोई कंट्री नहीं था, जर्मनी एक एरिया था। और इन्हीं छोटे छोटे राजाओं में से जो सबसे पावरफुल राजा था, जो सबसे पावरफुल स्टेट था, वो था प्रसिया। तो प्रसिया और जर्मनी में अंतर आपको समझ में आया। जर्मनी एक एरिया था, पहले कोई कंट्री नहीं था। उसी तरीके से जैसे हमारे यहाँ पर भारत एक एरिया का नाम था, कोई कंट्री का नाम नहीं था भारत। आज कंट्री है भारत। ठीक है। और प्रसिया के ही जो चीफ मिनिस्टर थे, या आप प्राइम मिनिस्टर कहिए उनको, वही थे ऑटोमन बिस्मार्क। बात समझ में आ रही है। अब आइए फ्रांस में आते हैं। फ्रांस का भी बिल्कुल यही हाल था जैसे इंडिया का और जर्मनी का था। ठीक है। फ्रांस भी छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था। हर छोटे छोटे राजा थे, छोटे छोटे प्रिंसेस थे, सबका अपना अपना एरिया था। छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था पूरा फ्रांस। ठीक है। और हर छोटे छोटे हिस्सों में अपनी अपनी करेंसी थी, अपने अपने वेट्स थे, अपने अपने मेजरमेंट्स थे, अपना अपना सिस्टम था, अपना अपना सारा चीज़ था। हम लोग पढ़े हुए थे कि अगर एक जगह से दूसरे जगह कोई व्यापारी अपना सामान ले जा रहा है बेचने के लिए, तो रास्ते में 5 स्टेट्स आते थे, और 5 अलग अलग करेंसी, 5 अलग अलग मेजरमेंट्स, 5 अलग अलग ये सारा कुछ था। फ्रांस के अंदर जो छोटे छोटे राज्य थे, उन राज्यों में जो जनता थी, वो सारी जनता एकजुट हो गई, एक हो गई, जिसे कि नेशनलिज्म बोला जाता है। और फ्रांस जो था वो एक नेशन बन गया। जर्मनी में और फ्रांस में थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि फ्रांस जो था, तो जो प्रजा थी वो मिल करके एकजुट हो गई। उन लोगों ने अपना एक फ्लैग बनाया, उन लोगों ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन लोगों ने अपना एक नेशन स्टेट बनाया। वो लोग एक हो गए। ठीक है। एकजुट हो गए, यूनिटी आ गई उनमें। बात समझ में आ रही है। लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं हुआ। जर्मनी की जनता ने भी फ्रांस की जनता से प्रेरणा लेकर के जर्मनी को एक नेशन बनाने का प्रयास किया। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जर्मनी का एक शहर है फ्रैंकफर्ट, और फ्रैंकफर्ट में एक चर्च है सेंट पॉल। उस चर्च में सब लोग जमा होते हैं, और जमा होकर के वो लोग घोषणा करते हैं कि ये जो है, हम ही लोग जो हैं, जर्मनी की एक पार्लियामेंट है, जिसे कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बोला जाता है। और उन लोगों ने उसका नाम रखा जर्मन नेशनल असेंबली, बिल्कुल फ्रांस की तरह। फ्रांस में भी ऐसे ही हुआ था। फ्रांस के जो थर्ड स्टेट के लोग थे, वो भी एक जगह पे जमा हुए, और उन लोगों ने भी फ्रांस की एक नेशनल असेंबली बनाई। उन लोगों ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। बिल्कुल देखा देखी, यहाँ पर भी देखा देखी नहीं बोलिए, कहिए कि उनसे प्रेरणा लेकर के जर्मन के लोगों ने भी जर्मन नेशन बनाने के लिए उन लोगों ने क्या किया, हर स्टेट से, जो जर्मनी हर एक भागों में छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था, तो हर स्टेट से एक रिप्रेजेंटेटिव लेकर के इन लोगों ने भी एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाया, जिसे कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बोला जाता है। ठीक है। और इन लोगों ने अपने लिए, पूरे जर्मनी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन बना करके इन लोगों ने क्या किया कि इनका अपना एक डेपुटी जो था, वो भेजा प्रसिया के राजा के पास, क्योंकि प्रसिया का राजा उस समय सबसे पावरफुल था। जो प्रसिया का राजा था, वो उसे रिजेक्ट कर देता है, और रिजेक्ट करने के बाद, रिजेक्ट ही नहीं करता है, वो क्या करता है कि प्रसिया के और आर्मी के साथ मिलकर के, और प्रसिया के जो बड़े जमींदार थे उनके साथ मिल करके, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को वो लोग कुचल देते हैं, वो लोग बंद कर देते हैं। और बंद होने के बाद अब प्रसिया का जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जिसे चीफ मिनिस्टर भी आप बोल सकते हैं, वो ऑटोमन बिस्मार्क इस काम का जिम्मा उठाता है। और वो क्या करता है, बाकी के जो जर्मनी के स्टेट्स थे
वो उन पर अटैक करता है, मतलब प्रशिया जर्मनी के और स्टेट्स पर अटैक करता है। याद रखिए प्रशिया जर्मनी का भी एक स्टेट है जो सबसे पावरफुल है, वो बाकी के स्टेट्स पर अटैक कर करके क्या करता है, उन्हें सबको एक में मिला लेता है और इस तरीके से वो जर्मन नेशन बनाता है। मतलब तो फ्रांस में और जर्मनी में क्या अंतर हुआ, फ्रांस की जो प्रजा थी वो मिल करके एकजुट होती है और एक नेशनल असेंबली बनाती है, अपने लिए पूरा एक नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच बनाती है, अपने लिए एक फ्लैग बनाती है, सब अपने लिए एक करती है ताकि एक नेशन बन जाए पूरा का पूरा फ्रांस। लेकिन जर्मनी में भी ऐसा होता है, लेकिन इसे प्रशिया का जो राजा है और प्रशिया की आर्मी उसे कुचल देती है, और कुचलने के बाद अब प्रशिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने से प्रयास करता है, और अपने से प्रयास करने के बाद सारे राज्यों को मिला करके एक जर्मन नेशन बन जाता है, बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे ऑटोमन बिस्मार्क, उसने आयरन और ब्लड की नीति पर काम किया। ठीक है, उसने अपनी आर्मी से अटैक किया, उन स्टेट्स को, छोटे छोटे स्टेट्स को अपने में मिलाया, और इस तरीके से पूरा जर्मनी यूनिफाई हो गया था। ठीक, ये आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जैसे देश जब आज़ाद हो गया तो लगभग 600 छोटे छोटे राज्य थे, छोटी छोटी रियासतें थी, उनके छोटे छोटे राजा लोग हुआ करते थे, और ये लोग भारत में मिलने से तैयार नहीं थे। तो उस समय हमारे जो होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने सबको मिल एकजुट किया, उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो उसी तरीके से ऑटोमन बिस्मार्क को भी आयरन मैन बोला जाता है वहाँ का, जर्मनी का। ठीक है बच्चों, आज हम लोग पेज नंबर 19 में हैं। हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर, टॉपिक है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन? क्या आर्मी भी नेशन का निर्माण कर सकती है? ठीक है। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। 1848 के बाद, यानी कि फ्रांस में जब दोबारा रिपब्लिक की स्थापना होती है, उसके बाद जो फ्रांस से नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो निकलती है और निकल करके यूरोप के दूसरे देशों में जाती है, और दूसरे देशों में भी नेशनलिज्म की आग भड़क जाती है। जहाँ जहाँ पे नेशनलिज्म जाता है उसके साथ साथ वहाँ पे रेवोल्यूशन होता है और वहाँ पे डेमोक्रेसी भी चली जाती है। ठीक है, ये इसको इस तरीके से समझिए कि जब किसी देश में नेशनलिज्म गया तो वहाँ के लोग नेशन स्टेट की डिमांड करने लगे। नेशन स्टेट की डिमांड करने लगे मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करने लगे, एक पार्लियामेंट की डिमांड करने लगे, रूल ऑफ लॉ की डिमांड करने लगे, इक्वलिटी की डिमांड करने लगे। तो ये सब डिमांड जब करने लगे तो जो वहाँ का राजा था तो ये सब डिमांड तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, क्योंकि राजा के मुंह से निकली हुई बातें ही कॉन्स्टिट्यूशन थी, और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिख करके दे दीजिएगा तो वो कहाँ से, उसको तो डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। तो कोई राजा इसको मानेगा नहीं, और जब राजा मानेगा नहीं तो लोग विवश होंगे रेवोल्यूशन करने के लिए। तो इस तरीके से जहाँ नेशनलिज्म गया और वहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ, और जहाँ रेवोल्यूशन हुआ तो दो बातें होंगी, या तो रेवोल्यूशन सक्सेस होगा या नहीं होगा। दोनों ही केसेस में राजा डर जाएगा और डेमोक्रेसी उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, या तो वो दे दे और नहीं तो लड़ कर लिया जाएगा, और नहीं तो वही अंजाम होगा राजा का जो फ्रांस के राजा का हुआ था, गिलोटिन कर दिया गया था सबके सामने। आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वेयर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। यहाँ पे लिखा हुआ है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि वैसे लोग जो एब्सोल्यूट मोनार्की के सपोर्टर थे, जो समाज में परिवर्तन नहीं चाहते थे, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना नहीं देखना चाहते थे, जो पार्लियामेंट नहीं चाहते थे, जो नहीं चाहते थे सारे लोगों के बीच में इक्वलिटी आए। तो ऐसे लोगों का क्या था कि जो मोनार्की थी, जो राजा था, उसके उसी में उसका पावर था, मतलब राजा अपना पावर इंजॉय करता था इन कंजर्वेटिव लोगों से। तो वो जो था, कंजर्वेटिव लोगों ने राजा की इस ताकत को, लोगों को डोमिनेशन का मतलब होता है उन मनमानी करना, यानी उन पर अत्याचार करते थे लोग, ये कंजर्वेटिव लोग। ठीक, और ये लोग जितनी अत्याचार करते थे उनके अंदर में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, यानी पब्लिक के अंदर में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स उतनी ज़्यादा मजबूत होती चली जाती थी, तो ये लोग और भड़का ही देते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाई विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट। तो इस प्रोसेस को साफ तौर पर जर्मनी और इटली के केस में देखा जा सकता है, और ये दोनों देश जो था यूनिफाई होकर के एक नेशन स्टेट बन गया। एज यू हैव सीन नेशनलिस्ट फीलिंग्स वेयर वाइड स्प्रेड एमंग मिडिल क्लास जर्मन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी
ये मिडिल क्लास लोगों में ज़्यादा थी, चाहे फ्रांस हो चाहे जर्मनी हो। तो जर्मनी के बारे में हम लोगों ने पिछला वीडियो देखा था, जहाँ मिडिल क्लास के लोग एकजुट हुए थे और एकजुट हो करके उन्होंने जर्मन को एक नेशन बनाने का, नेशन स्टेट बनाने का प्रयास किया था। who in 1848 tried to unite the different region of German Confederation into a nation state governed by an elected parliament। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि 1848 में जो जर्मनी के अलग अलग हिस्से से जो मिडिल क्लास के लोग थे वो एक जगह जमा हो गए थे, और फ्रैंकफर्ट नाम का शहर था, उस शहर में एक चर्च था जिसका नाम था सेंट पॉल, वहाँ पे जमा हुए थे और उन्होंने अपनी एक पार्लियामेंट बना ली थी, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ठीक है, तो और इसके साथ उन लोगों ने फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया था, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को जब बन गया तो उनका एक डेपुटी था जो प्रसिया के राजा के पास गया और जाकर कहा कि सर आप इसको मान लीजिए, आप इसको साइन कर लीजिए, पूरा जर्मन एक नेशन बनेगा हमारा और आप उसके हेड होइएगा। ठीक है, लेकिन जो प्रसिया का राजा था वो उसको रिजेक्ट कर देता है। आगे देखते हैं। This liberal initiative to nation building was however repressed by the combined forces of monarchy and the military, supported by the large landowner called Junkers of Prussia। प्रसिया में जो बड़े ज़मींदार हुआ करते थे उन्हें जंकर्स बोला जाता था। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब हुआ कि जब जर्मन नेशनल असेंबली बनी, एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उनके डेपुटी राजा के पास गया, प्रसिया के राजा के पास, और बोला कि सर आप इसको साइन कर दीजिए, मान लीजिए। लेकिन राजा ने क्या किया, राजा ने वहाँ के ज़मींदारों के साथ मिल करके, जिन्हें जंकर्स बोला जाता है, और अपनी मिलिट्री फोर्स के साथ में, मतलब कंबाइंड फोर्सेस, मतलब अपनी आर्मी के हेल्प से और ज़मींदारों के हेल्प से उसने इन सब लोगों को कुचल दिया और इनके सारे प्रयासों को विफल कर दिया। आगे देखते हैं कि क्या होता है। फ्रॉम देन ऑन प्रसिया टूक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन। तो प्रसिया के जो राजा थे उन्होंने उन लोगों का जो प्रयास था जर्मन नेशन स्टेट बनाने का, उसको उन लोगों ने विफल कर दिया। प्रसिया के राजा ने विफल कर दिया, लेकिन इसके बाद जो प्रसिया था वो खुद ये पूरा जिम्मा उठा लिया कि हम पूरे जर्मनी का नेशनल यूनिफिकेशन करेंगे। ठीक है, इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ रशियन आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी। और इसका जिम्मा प्रसिया के चीफ मिनिस्टर, इसको आप प्राइम मिनिस्टर भी बोल सकते हैं, तो ऑटोमन बिस्मार्क साहब थे, इन्होंने ये सारा जिम्मा उठाया और इन्होंने पूरे जर्मनी का यूनिफिकेशन करने का प्रयास क्या किया, उन्होंने कर दिया। और इसके लिए उन्होंने पर्शियन आर्मी की हेल्प ली और पर्शियन ब्यूरोक्रेसी की हेल्प ली। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है कि वो सारे जो लोग होते हैं, सारे ऑफिसर्स होते हैं जो मंत्री के नीचे में काम करते हैं, इनका जो नेटवर्क होता है उसे ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है। थ्री वार्स over 7 years with Austria, Denmark, France ended in Prussian victory and completed the process of unification। ऑटोमन बिस्मार्क ने इसका सारा जिम्मा लिया जर्मनी को यूनिफिकेशन करने का, और इसके लिए उसको 7 साल लग गया। 7 साल में उसने 3 युद्ध किए, एक ऑस्ट्रिया के साथ, एक डेनमार्क के साथ और एक फ्रांस के साथ। इन 3 देशों के साथ उसने युद्ध इसलिए किए क्योंकि इन 3 देशों ने जर्मनी के बहुत सारे हिस्से को कब्जा करके रखा था। तो ऑटोमन बिस्मार्क को इन लोगों के साथ में लड़ना पड़ा, यानी कि युद्ध करना पड़ा, और युद्ध करके वो जगह को छुड़ाना पड़ा। और जब वो जगह छुड़ गया तो पूरा जर्मन एम्पायर का यूनिफिकेशन हो गया। ये जर्मन यूनिफिकेशन जो हुआ था आर्मी के बल पर हुआ था, मतलब आयरन और ब्लड के आधार पर हुआ था। In January 1871, the Prussian king William I was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles। जब पूरा जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया, जर्मन एम्पायर बन करके खड़ा हो गया, तब जो प्रसिया के राजा थे जिनका नाम था विलियम I, उनकी ताजपोशी की गई और उनको पूरा जर्मन एम्पायर का हेड बनाया गया, एम्पेरर बनाया गया। और इसके लिए जो जर्मनी का एक शहर था वर्सेलिस, उसमें ये जो था उत्सव मनाया जा रहा था। On the bitterly cold morning of 18 January 1871, an assembly comprising the princes of the German states, a representative of the army, important Prussian minister, including the chief minister Ottoman Bismarck, gathered in the unheated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by Kaiser William I of Prussia। 18 जनवरी 1871 की बात है, सुबह का समय था और कड़ाके की ठंड थी। और जो राजा था, प्रशिया का जो राजा था उसका नाम था कैसर विलियम I।
ठीक है, इससे ताजपोशी करनी थी। जब पूरा जर्मन का यूनिफिकेशन हो गया तो जर्मन एम्पायर खड़ा हो गया। इस जर्मन एम्पायर का जो एम्पायर था इसे कहीं घोषित किया जा रहा था, और इसके लिए जो पैलेस ऑफ वर्सैलिस में सब लोग जमा हुए। ये एक महल था जहाँ ये राजा रहता था। उस महल में एक बड़ा सा हॉल था जिसे हॉल ऑफ मिरर्स बोला जाता है। इसमें सारे लोग जमा हुए, और इसमें जो जितने भी छोटे छोटे स्टेट्स थे जिन पर अटैक करके उनको अपने कब्जे में किया गया था, वहाँ के जो प्रिंसेस, वहाँ के जो राजकुमार लोग आए हुए थे। उसके बाद जो आर्मी थी, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव जैसे कि कमांडर इन चीफ थे और आर्मी के बड़े ऑफिसर्स थे, और प्रसिया के जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स थे, और ऑटोमन बिस्मार्क साहब खुद वहाँ पर थे। इतने सारे लोग उस हॉल ऑफ मिरर में जमा हुए थे जब प्रशिया के राजा की ताजपोशी हो रही थी। उसे पूरे जर्मन स्टेट का, जर्मन नेशन का पूरा एम्पायर बनाया जा रहा था। ये यहाँ पर एक फ़ोटो में भी दिखाया गया है। ये एक पिक्चर है, फिगर देखिए, ठीक है। ये एक पिक्चर आप देख रहे हैं सामने में, ये हॉल ऑफ मिरर है, और इसमें सारे जो लोग खड़े हैं, जो जर्मन एम्पायर का जो राजा है, ऑटोमन बिस्मार्क है। ये देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, द प्रोक्लेमेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर इन द हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्सैलिस, एंटोन वॉन वर्नर, जो पेंटिंग जिन्होंने किया है ये उनका नाम है। एट द सेंटर स्टैंड्स द कैसर, सेंटर में कैसर यानी कि जो वहाँ का राजा था वो खड़ा है। एंड द चीफ कमांडर ऑफ द प्रशियन आर्मी जनरल वॉन रूम, वॉन रूम साहब जो थे वहाँ के सेनापति थे, वो भी खड़े हैं वहीं पर। नियर देम इज बिस्मार्क, और वहीं पर बिस्मार्क खड़ा है। दिस मोनूमेंटल वर्क वाज कंप्लीटेड एंड प्रेजेंटेड बाय द आर्टिस्ट टू बिस्मार्क ऑन द लेटर्स 70th बर्थडे इन 1885। 1885 में जब कांग्रेस पार्टी का गठन भारत में हो रहा था, उस दिन जो ऑटोमन बिस्मार्क था वो 70 साल का हो गया था, और 70 उसका जो 70th बर्थडे था उसमें उसको ये पेंटिंग बना करके उसको ये गिफ्ट दिया गया था। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डिमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेशन ऑफ पर्शियन स्टेट पावर। इस प्रकार जर्मनी का नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में पर्शियन स्टेट पावर का डोमिनेंस था। The nation, the new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial systems in Germany। जब पूरा जर्मन नेशन बन करके खड़ा हो गया, जर्मन एक एम्पायर खड़ा हो गया जिसके राजा जो प्रसिया के राजा घोषित हो गए, तब उसके बाद ऑटोमन बिस्मार्क जो था वहाँ पर बहुत डेवलपमेंट का काम करता है। वही डेवलपमेंट का काम करता है जो नेपोलियन ने फ्रांस में किया था। जैसे वो करेंसी को मॉडर्नाइज करता है, बैंकिंग, लीगल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम को में रिफॉर्म करता है। Prussian measures and practices often became a model for the rest of the Germany। पूरी जर्मनी के लिए प्रसिया का यह उपाय और प्रोसेस एक आदर्श मॉडल साबित हुआ।